अध्याय 6 शिवाजी की औरंगजेब से मुलाकात 1666। मुगल दरबार की यात्रा से शिवाजी के डर और उम्मीदें। जयसिंह ने शिवाजी को शाही दरबार में भेजने का बीड़ा उठाया था, लेकिन यह आसान काम नहीं था। पुरंदर की संधि में शिवाजी ने स्पष्ट रूप से शर्त रखी थी कि उन्हें मुगल सैन्य सेवा मनसाओं में शामिल होने के लिए नहीं बुलाया जाएगा, न ही शाही दरबार में उपस्थित होने के लिए। इसके पीछे ठोस कारण थे। एक तो उन्हें और उनके देशवासियों को औरंगजेब के वचन पर विश्वास नहीं था और वे मानते थे कि सम्राट विश्वासघात और क्रूरता का कोई भी कार्य करने में सक्षम है। फिर मराठा सरदार को एक मुसलमान के सामने सिर झुकाने से जन्मजात घृणा थी। उनका पालन पोषण शहरों और दरबारों से दूर पहाड़ों और जंगलों की स्वतंत्रता और एकांत में हुआ था। उन्होंने रूढ़िवादी हिंदू भावना को अपनी मां और अपने शिक्षक, अपने बचपन के साथियों और अपने पूज्य संतों से ग्रहण किया था, और उन्होंने किसी उच्च अधिकारी के सेवक के रूप में कभी कोई अधीनस्थ पद ग्रहण किए बिना ही स्वतंत्र संप्रभुता प्राप्त कर ली थी। इसलिए शुरू में वे शाही दरबार में जाने से कतराते थे। लेकिन जयसिंह ने उन्हें उच्च पुरस्कार की आशा से भर दिया और उन्हें आगरा जाने के लिए प्रेरित करने के लिए हजारों उपाय किए, जैसा कि उन्होंने अपने पत्रों में बार बार लिखा है। मराठा इतिहास में दावा किया गया है कि जयसिंह ने शिवा को यह आशा दी थी कि सम्राट से मिलने के बाद उन्हें बीजापुर और गोलकुंडा की विजय के लिए पर्याप्त सैनिकों और धन के साथ मुगल दक्कन का वायसराय बनाकर वापस भेज दिया जाएगा। सम्राट ने कभी ऐसा कोई वादा नहीं किया और फारसी इतिहास और जयसिंह के पत्र व्यवहार इस बारे में मौन हैं। लेकिन यह बहुत संभव है कि विलज राजपूत सेनापति शिवा से जो अस्पष्ट आशाएं रखी थीं, उनमें से एक दक्कन का वायसराय नियुक्त किए जाने की थी, जहां जय सिंह सहित सभी पूर्ववर्ती शाही प्रतिनिधि असफल रहे थे और केवल एक जन्मजात सेनापति और शिवा जैसे प्रसिद्ध विजेता से ही सफलता की उम्मीद की जा सकती थी। दक्कन पर आक्रमण इतना भारी था और साधारण सेनापतियों ने वहां अक्सर शाही संसाधनों को बर्बाद किया था कि 1656 और 1666 में सम्राट ने स्वयं वहां जाकर स्थानीय सुल्तानों के विरुद्ध युद्ध करने की बात कही थी। शिवा की पिछली उपलब्धियों ने इस तरह के उद्यम में सफलता का वादा किया था। अगर दिल्ली के विशाल संसाधनों को उनके जैसे सिद्ध सैन्य प्रतिभा के अधीन रखा जाता, इससे अधिक उचित क्या हो सकता था। जय सिंह ने तर्क दिया होगा कि सम्राट शिवा से मिलने और व्यक्तिगत रूप से उनकी योग्यताओं को जानने के बाद उन्हें दक्कन का वायसराय नियुक्त कर देते, ताकि वे उस पर विजय प्राप्त कर सकें और खुद को परेशानी से बचा सकें। दक्कन के समस्याग्रस्त वायसराय के अलावा शिव के पास कुछ मामूली लेकिन ज्यादा जरूरी चीजें थीं जो सम्राट से व्यक्तिगत मुलाकात से ही हासिल की जा सकती थीं। उन्होंने अनुरोध किया था कि सम्राट सिद्दी, जो अब शाही सेवक था, को जंजीरा द्वीप उन्हें सौंपने का आदेश दें। एक आधुनिक और अविश्वसनीय इतिहास के अनुसार उन्हें बीजापुर क्षेत्र से चौथ वसूलने की अपनी योजना के लिए शाही मंजूरी मिलने की भी उम्मीद थी। इन मुद्दों पर दिल्ली से जवाब टालमटोल भरे रहे थे, लेकिन एक मुलाकात और व्यक्तिगत प्रतिनिधित्व से कहीं बेहतर परिणाम की उम्मीद की जा सकती थी। इन प्रलोभनों के बावजूद शिव ने काफी देर तक हिचकिचाहट दिखाई। वह और उनके दोस्त दोनों ही मुगल दरबार में जाने के विचार से उतने ही घबराए हुए थे जितने अफजल खान से मुलाकात की संभावना से। उन्हें डर था कि औरंगजेब से मुलाकात करना किसी राक्षस रावण के मुंह में जाने जैसा होगा। लेकिन जिन ज्योतिषियों से उन्होंने सलाह ली, उन्होंने उन्हें सुरक्षित घर वापसी का आश्वासन दिया। जयसिंह ने एक हिंदू के लिए सबसे गंभीर शपथ ली कि उनकी यात्रा के दौरान शिव को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, जबकि राजपूत राजा के पुत्र और दरबार में प्रतिनिधि कुमार राम सिंह ने भी राजधानी में शिव के प्रवास के दौरान उनकी सुरक्षा का वचन दिया। मराठा मंत्रिपरिषद में बहुमत ने यात्रा का समर्थन किया। उनकी अनुपस्थिति के लिए उनकी व्यवस्थाएं। उत्तरी भारत में उनकी अपेक्षित अनुपस्थिति के दौरान अपने राज्य के प्रशासन के लिए शिवाजी की व्यवस्थाएं दूरदर्शिता और संगठन का एक उत्कृष्ट उदाहरण थीं। उनकी योजना यह थी कि उनकी अनुपस्थिति के दौरान उनके स्थानीय प्रतिनिधियों को उनके आदेशों या मार्गदर्शन की किसी भी आवश्यकता से पूरी तरह स्वतंत्र रखा जाए। उनके क्षेत्रों और किलों का प्रशासन पहले की तरह ही कुशलतापूर्वक चलता रहेगा, भले ही उन्हें आगरा में कैद कर लिया जाए या मार दिया जाए।
उनकी मां जीजाबाई को रीजेंट के रूप में छोड़ दिया गया, जिनका देश पर सीधा नियंत्रण था, जबकि मोरोपंत पेशवा, नीलोजी सोंदेव मजम्मतदार और अन्नाजी दत्तो मुहर रक्षक को कोंकण प्रांत का स्वतंत्र प्रभार सौंपा गया। उसके किलों के सेनापतियों को दिन रात सतर्क रहने और उसके नियमों का पूरी तरह पालन करने का सख्त आदेश दिया गया था, ताकि किसी भी अप्रत्याशित घटना या धोखाधड़ी से बचा जा सके। सिविल अधिकारियों को सभी मामलों में उसके पूर्व नियमों और व्यवहार का पालन करना था। अपने छोटे से राज्य का निरीक्षण करने, कुछ किलों का औचक निरीक्षण करने और अपने अधिकारियों को अंतिम निर्देश देते हुए, जैसा मैंने पहले कहा था वैसा ही करो, शिवाजी ने राजगढ़ में अपने परिवार से विदा ली और लगभग मार्च 1666 के तीसरे सप्ताह में अपने ज्येष्ठ पुत्र शंभूजी, 7 विश्वसनीय प्रमुख अधिकारियों और 4000 सैनिकों के साथ उत्तर भारत की यात्रा शुरू की। सम्राट के आदेशानुसार उनके खर्च के लिए दक्कन के खजाने से 1 लाख रुपए उन्हें अग्रिम रूप से दिए गए और जयसिंह की सेना के एक अधिकारी गाजी बेग को उनका मार्गदर्शक नियुक्त किया गया। शिवाजी की आगरा यात्रा। रास्ते में उन्हें 5 अप्रैल को आगरा से एक शाही पत्र मिला, जिसमें लिखा था, आपका पत्र मिला जिसमें लिखा है कि आप मेरे दरबार के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। शीघ्र ही निश्चिंत होकर आइए और मेरे आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद आपको घर लौटने की अनुमति दी जाएगी। मैं आपको एक सम्मान वस्त्र भेज रहा हूं। जब वे औरंगाबाद पहुंचे तो उनकी प्रसिद्धि और भव्य वेशभूषा वाले अनुरक्षकों ने शहर के सभी लोगों को उन्हें देखने के लिए आकर्षित किया, लेकिन उस स्थान के राज्यपाल सफ शिकन खां शिवा को एकमात्र जमींदार और मराठा मानकर अपने अधिकारियों के साथ सभाकक्ष में ही रहे और केवल अपने भतीजे को रास्ते में शिवा का स्वागत करने और उनसे मिलने के लिए भेजा। शिवाजी राज्यपाल के इस जानबूझकर किए गए अपमान से बहुत आहत हुए और राज्यपाल की उपस्थिति की पूरी तरह से अनदेखी करते हुए सीधे शहर में अपने नियत स्थान पर पहुंचकर अपनी गरिमा का परिचय दिया। सफ शिकन खां तब नीचे उतरे और सभी मुगल अधिकारियों के साथ शिवा से उनके निवास पर मिले। अगले दिन शिव ने सभी के प्रति अत्यंत विनम्रता और सौहार्द दिखाते हुए पुनः यात्रा की। कुछ दिनों के विराम के बाद उन्होंने सम्राट के आदेशानुसार अपने मार्ग में स्थानीय अधिकारियों से राशन और उपहार प्राप्त करते हुए अपनी यात्रा पुनः शुरू की। 9 मई को वे आगरा के बाहरी इलाके में पहुंचे, जहां सम्राट उस समय दरबार लगा रहे थे। शिवाजी का औरंगजेब से साक्षात्कार। महीने की 12 तारीख को उनके दर्शन का दिन निर्धारित किया गया था। यह सम्राट का 50वां चंद्र जन्मदिवस था। आगरा किले में जनदर्शन कक्ष को इस अवसर के लिए भव्य रूप से सजाया गया था। दरबारियों ने अपने अत्यंत भव्य वस्त्र पहने हुए थे। सम्राट को सोने और चांदी से तौलने के लिए सभी वस्तुएं तैयार थीं, जिन्हें बाद में दान में दिया जाएगा। साम्राज्य के कुलीन और उनके अनुचर हजारों की संख्या में पंक्तिबद्ध खड़े थे, जो स्तंभों वाले उस विशाल कक्ष और उसके आगे के मैदान को भर रहे थे, जिसके 3 ओर महंगे छतरियों से ढका हुआ था। इस दीवान में कुमार राम सिंह ने शिवाजी को अपने पुत्र शंभूजी और अपने 10 अधिकारियों के साथ प्रवेश कराया। मराठा सरदार की ओर से सम्राट के समक्ष 1500 स्वर्ण मुद्राएं भेंट नजर और 6000 रुपए भेंट निसार के रूप में रखे गए। औरंगजेब ने कृपापूर्वक आवाज उठाई, आओ शिवाजी राजा। शिवाजी को सिंहासन के नीचे ले जाया गया और 3 बार सलाम किया गया। फिर सम्राट के संकेत पर उन्हें तृतीय श्रेणी के सरदारों के बीच उनके लिए आरक्षित स्थान पर वापस ले जाया गया। दरबार का काम शुरू हुआ और शिवाजी मानो भूल गए थे। यह उस तरह का स्वागत नहीं था जिसकी उन्होंने इतने लंबे समय से कल्पना की थी और जयसिंह के साथ अपनी कई बातचीत से लगभग निश्चित रूप से उम्मीद की थी। आगरा आने के बाद से ही उनका मन बेचैन था। सबसे पहले शहर के प्रांगण में सम्राट की ओर से उनका स्वागत राम सिंह और मुखलिस खान ने किया था, जो क्रमशः 2500 और 1500 के नाम मात्र पद वाले 2 छोटे अधिकारी थे। सिंहासन के सामने झुकने के बाद कोई महंगा उपहार, कोई उच्च पदवी, कोई दयालु शब्द भी नहीं बोला गया था। उन्होंने खुद को सरदारों की कई पंक्तियों के पीछे खड़ा पाया, जिन्होंने उन्हें सम्राट की नजरों से लगभग छिपा दिया था। राम सिंह से उन्हें पता चला कि वह 5000 के सेनापतियों में से एक थे। क्या उन्होंने कहा?
मेरे 7 साल के छोटे बेटे को सम्राट के सामने आए बिना ही 5,000 बना दिया गया। मेरे सेवक नेताजी 5,000 हैं। और क्या मैं इतनी सारी सेवाएं देने और दरबार तक आने के बाद भी उसी निम्न पद पर आसीन हूं? फिर उन्होंने पूछा कि उनके सामने खड़ा यह रईस कौन था। राम सिंह ने उत्तर दिया कि वह राजा राय सिंह सिसोदिया थे। इस पर शिवाजी चिल्ला उठे, राय सिंह राजा जय सिंह का एकमात्र अधीनस्थ, क्या मुझे उनके बराबर ही समझा गया है? सार्वजनिक अपमान समझकर क्रोधित होकर शिवाजी ने राम सिंह से ऊंची आवाज में बहस की और इस शर्मिंदगी से बचने के बजाय आत्महत्या करने का भी मन किया। इस अप्रत्याशित घटना और शिव की ऊंची आवाज और हिंसक हाव भावों से दरबारी शिष्टाचार के उल्लंघन से घबराए राम सिंह ने उन्हें शांत करने की पूरी कोशिश की, लेकिन व्यर्थ। दबे हुए क्रोध से व्याकुल और भीतर ही भीतर झुंझलाते हुए शिवाजी बेहोश होकर गिर पड़े। दरबारियों में हलचल मच गई। बादशाह ने पूछा कि क्या बात है। राम सिंह ने कूटनीतिक ढंग से उत्तर दिया, बाघ जंगल का एक जंगली जानवर है। ऐसी जगह पर उसे गर्मी से कष्ट हो रहा है और वह बीमार पड़ गया है। उसने राजा के अशिष्ट व्यवहार के लिए यह कहकर क्षमा भी मांगी कि वह एक दक्कनी है जो दरबार और सभ्य व्यवहार से अपरिचित है। औरंगजेब ने कृपापूर्वक बीमार राजा को एक बरामदे में ले जाकर गुलाब जल छिड़कने का आदेश दिया और होश में आने पर दरबार समाप्त होने का इंतजार किए बिना उसे अपने कक्ष में जाने की अनुमति दे दी। 5. औरंगजेब के आदेश से शिवाजी को सुरक्षा में रखा गया। दरबार से लौटने पर शिवाजी ने सम्राट पर विश्वासघात का आरोप लगाते हुए खुलेआम मुकदमा चलाया और कमतर अपराध मानकर मृत्युदंड की मांग की। उनके आसपास कुछ लोग थे जिन्होंने यहां और दरबार हॉल में उनके गुस्से भरे शब्दों और शिकायतों की सूचना औरंगजेब को दी और इससे मराठा सरदार के प्रति सम्राट की नापसंदगी और अविश्वास और बढ़ गया। राम सिंह को आदेश दिया गया कि वह उन्हें शहर की दीवारों के बाहर जयपुर भवन में ठहराए और उनकी देखभाल की जिम्मेदारी संभाले। शिवा को दरबार में आने से मना किया गया, हालांकि शंभूजी को समय समय पर आने के लिए कहा गया था। इस प्रकार शिवाजी की ऊंची आशाएं अंततः चकनाचूर हो गईं और उन्होंने खुद को एक कैदी पाया। उन्होंने अपने समर्पित अनुयायियों और शाही दरबार में अपने प्रतिनिधि रघुनाथ पंत कोर्डे से सलाह ली कि वे अपनी रिहाई कैसे करवाएं। उन्होंने उन्हें सलाह दी कि वे सम्राट के भूभाग के लालच का फायदा उठाएं और अपनी स्वतंत्रता की वापसी की कीमत के रूप में बीजापुर और गोलकुंडा पर विजय का वादा करें। इस आशय की एक याचिका रघुनाथ कोर्डे के हाथों प्रस्तुत की गई, लेकिन सम्राट ने केवल इतना ही उत्तर दिया, थोड़ा रुको, मैं वही करूंगा जो तुम कहोगे। शिवा जानता था कि उत्तर टालने वाला था। फिर उसने सम्राट से एक निजी साक्षात्कार की याचना की जिसमें उसने सम्राट के लिए एक गुप्त संवाद करने का वादा किया जो सम्राट के लिए बहुत लाभदायक था। मराठा इतिहास कहता है कि शाइस्ता खान के एक पत्र द्वारा आगाह किए जाने पर प्रधानमंत्री जाफर खान ने सम्राट को शिवा जैसे जादूगर के साथ निजी साक्षात्कार में अपनी जान जोखिम में डालने से रोका। लेकिन औरंगजेब को ऐसे मामले में दूसरों की सलाह की जरूरत नहीं थी। वह इतना बुद्धिमान था कि उसने कुछ पहरेदारों के साथ एक छोटे से कमरे में उस व्यक्ति से मुलाकात नहीं की जिसने अफजल खान को उसके लगभग 10,000 सैनिकों की नजरों के सामने ही मार डाला था और 20,000 मुगल सैनिकों के घेरे के बीच शाइस्ता खान को उसके हरम में घायल कर दिया था और बिना किसी चोट के बच निकला था। लोकप्रिय रिपोर्टों में शिवा को हवादार शरीर वाला जादूगर बताया गया था। अपने शिकार के शरीर पर 40 या 50 गज की दूरी से छलांग लगाने में सक्षम। निजी मुलाकात से इनकार कर दिया गया। इसके बाद शिवाजी ने प्रधानमंत्री को अपने पक्ष में करने की कोशिश की और उनसे मुलाकात की और उनसे विनती की कि वे सम्राट पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके उन्हें दक्कन वापस भेज दें जहां मुगल साम्राज्य का विस्तार करने के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हों। जाफर खान अपनी पत्नी शाइस्ता खान की बहन द्वारा शिवा की संगति में ज्यादा देर तक भरोसा न करने की चेतावनी के बाद जल्दी से बातचीत खत्म करते हुए बोला, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। शिवा जानता था कि उसका कोई इरादा नहीं था। अब वह पूरी तरह से अपने संसाधनों पर निर्भर हो गया था। साथ ही उसकी स्थिति पहले से भी बदतर हो गई।
आगरा के पुलिस प्रमुख फुलाद खां ने शाही आदेश से शिवा के महल के चारों ओर तोपखाने से लैस एक बड़ा पहरा तैनात कर दिया और अब वह दिखावे के साथ साथ असल में भी कैदी बन गया। इससे राजा का हौसला टूट गया। वह दुखी हुआ और शंभूजी को अपनी छाती से लगाए हुए बहुत देर तक विलाप करता रहा। इसी अवस्था में उसने 3 महीने बिताए। शिवाजी के आगरा कारावास के दौरान मुगल नीति। अब हम शाही सरकार की नीति और इस दौरान जयसिंह के कार्यों पर विचार करते हैं। औरंगजेब का इरादा शिवा को एक हाथी, सम्मान का वस्त्र और कुछ रत्न भेंट करने का था अपनी पहली मुलाकात के अंत में। लेकिन शिवा द्वारा दरबारी शिष्टाचार के उल्लंघन ने उसे अपना विचार बदलने पर मजबूर कर दिया और नाराजगी के प्रतीक के रूप में उसने कम से कम कुछ समय के लिए ये उपहार रोक लिए। मराठा सरदार ने अपनी ओर से शिकायत की कि मुगल सरकार की ओर से उससे किए गए वादे पूरे नहीं किए गए। इसलिए औरंगजेब ने जयसिंह को पत्र लिखकर उनसे पूरी और सटीक जानकारी मांगी कि उन्होंने क्या वादे किए थे। राजा ने पुरंदर की संधि की धाराओं को दोहराकर और उनकी व्याख्या करके उत्तर दिया और गंभीरता से कहा कि उनसे आगे कुछ भी वादा नहीं किया गया था। शिवा के दरबार में आने के इस अप्रत्याशित परिणाम से जयसिंह दुविधा में पड़ गए। यह सच है कि उन्होंने शिव को हजारों युक्तियों से उत्तरी भारत भेज दिया था ताकि जब वहां की सैन्य स्थिति मुगलों के विरुद्ध हो जाए तो वे उसे दक्कन से बाहर निकाल सकें। लेकिन उन्होंने अपने सहयोगी की सुरक्षित वापसी के लिए अपने सम्मान की भी प्रतिज्ञा की थी। इसलिए उन्होंने सम्राट को यह समझाने की कोशिश की कि शिव को कैद करने या मारने से उन्हें कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि मराठा सरदार की बुद्धिमानी भरी व्यवस्थाओं ने उनकी सरकार को उनके व्यक्तित्व से स्वतंत्र बना दिया था। इसके विपरीत उस क्षेत्र में शाही हितों को सबसे बेहतर बढ़ावा शिवा को मित्र बनाकर दिया जा सकता था। साथ ही ऐसा करने से जनता को शाही अधिकारी के वचनों की पवित्रता का विश्वास भी दिलाया जा सकता था। इस दौरान जयसिंह अपने दरबारी प्रतिनिधि राम सिंह को पत्र लिखते रहे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि शिवा का जीवन सुरक्षित रहे और जयसिंह तथा उनके पुत्र के गंभीर आश्वासन अक्षुण्ण रहें। हालांकि यह कोई आसान काम नहीं था। जयसिंह के लिए औरंगजेब की कुटिल नीति को बदलना या कभी कभी तो उसका अनुमान लगाना भी असंभव था। ऐसा लगता था कि सम्राट पहले तो प्रतीक्षा की मुद्रा में था, शिवा को भागने से रोकने के लिए उस पर निगरानी रखना और दक्कन अभियान की समाप्ति के बाद यह तय करना कि उसे कब और कैसे रिहा किया जाएगा। सबसे पहले राम सिंह को आगरा में शिवा के अच्छे आचरण और उपस्थिति के लिए जमानत और सुरक्षा देने का आदेश दिया गया। जयसिंह ने अपने पुत्र पर यह जिम्मेदारी डालने का विरोध किया और पुत्र से आग्रह किया कि वह इससे मुक्त होने का भरसक प्रयास करे। थोड़े समय बाद औरंगजेब ने अपना विचार बदल दिया, जाहिर तौर पर इसलिए क्योंकि उसे एक हिंदू राजकुमार को दूसरे हिंदू राजकुमार का रक्षक मानने में संदेह था और कुछ दिनों तक उसने शिवा को उसकी जमानत से निकालकर अफगानिस्तान भेजने की बात की, जहां से उसके भागने की कोई संभावना नहीं होगी, जैसा कि बाद में नेताजी पालकर के मामले में हुआ था। लेकिन यह विचार जल्द ही त्याग दिया गया। फिर सम्राट ने स्वयं युद्ध का संचालन करने के लिए दक्कन जाने का प्रस्ताव रखा, जबकि शिवा को आगरा में राम सिंह के अधीन राजकीय बंदी बनाकर छोड़ दिया जाएगा, जिन्हें इस उद्देश्य के लिए किलादार नियुक्त किया जाएगा। जयसिंह ने अपने पुत्र से इस अप्रिय आवश्यकता से बचने का पुरजोर आग्रह किया, लेकिन सम्राट को सलाह दी कि वह शिवा को आगरा में ही छोड़ दें। जब मैंने प्रार्थना की थी कि शिवा को घर लौटने की अनुमति दी जाए, तब दक्कन में हालात अलग थे। अब जब वे पूरी तरह से बदल चुके हैं हमारे खिलाफ, तो उसे इस तरफ भेजना बिल्कुल भी उचित नहीं है। कृपया उसे इस तरह से हिरासत में रखें कि उसके अधिकारी उसकी वापसी को लेकर निराश न हो, आदिल शाह के पास जाकर हमारे खिलाफ हंगामा न मचाएं। शिवा को आगरा में ही छोड़ना उचित होगा। उसे समझा बुझाकर आश्वस्त किया जाना चाहिए कि दक्कन पहुंचने के बाद उसे दरबार में बुलाया जाएगा। नीति के अनुसार उसके बेटे को सम्राट के पास रखा जाना चाहिए ताकि उसके अनुयायी निराश न हो, बल्कि वफादारी से हमारी सेवा कर सकें। लेकिन दक्कन में युद्ध लगातार मुगलों के खिलाफ होता गया और शिवा की जल्द रिहाई की उम्मीद धुंधली होती गई। शिवाजी का आगरा से पलायन। इसलिए उसने अपनी मुक्ति के लिए अपने आंतरिक संसाधनों की ओर रुख किया। कुछ दिनों की कैद के बाद उसने समर्पण और भय का जोरदार प्रदर्शन किया और एक के बाद एक दरबारियों से सम्राट से क्षमा मांगने की विनती की,
लेकिन उसे कोई सफलता नहीं मिली। हालांकि वह अपने मराठा अनुरक्षकों को दक्कन लौटने की अनुमति दिलाने में सफल रहे। सम्राट को लगा कि तब उनके शत्रु कम होंगे और आगरा में शिवा का कोई मित्र नहीं रहेगा। मराठा नागरिक अधिकारी भी अपने सरदार के संकेत पर छोटे छोटे दलों में घर लौट गए। इस प्रकार अपने अनुयायियों की चिंता से मुक्त होकर शिवाजी ने अपने भागने की योजनाएं बनानी शुरू कर दी। उन्होंने बीमारी का बहाना बनाया और हर शाम अपने घर से ब्राह्मणों, धार्मिक भिक्षुओं और दरबारियों के लिए मिठाइयां भेजना शुरू कर दिया। ये मिठाइयां एक डंडे से लटकी हुई बड़ी टोकरियों में रखी जाती थीं, जिन्हें 2 आदमी अपने कंधों पर उठाए रहते थे। पहरेदार कुछ दिनों तक टोकरियों की तलाशी लेते और फिर उन्हें बिना किसी चुनौती के बाहर जाने देते। यही वह अवसर था जिसका शिवाजी इंतजार कर रहे थे। 19 अगस्त की दोपहर को उन्होंने अपने पहरेदारों को संदेश भेजा कि वह बहुत बीमार हैं और बिस्तर पर हैं, इसलिए वे उन्हें परेशान न करें। उनके सौतेले भाई हीराजी फरजंद, जो कुछ हद तक उनके जैसे दिखते थे, अपनी खाट पर लेट गए। उनके पूरे शरीर पर एक रजाई थी, सिवाय शिव के सोने के कलाई से सजे फैले हुए दाहिने हाथ के, जबकि शिव और उनके पुत्र 2 टोकरियों में दुबके हुए थे, जिन्हें सूर्यास्त के तुरंत बाद असली मिठाइयों की टोकरियों के आगे पीछे देखभर पहरेदारों की कतार से सुरक्षित रूप से बाहर भेज दिया गया। टोकरियों को शहर के बाहर एक सुनसान जगह पर रख दिया गया, द्वारपालों को विदा कर दिया गया और फिर शिव और उनके पुत्र आगे बढ़े और आगरा से 6 मील दूर एक गांव की ओर चल पड़े, जहां विश्वसनीय निर्जी रावजी, उनके मुख्य न्यायाधीश, घोड़ों के साथ उनका इंतजार कर रहे थे। जंगल में जल्दबाजी में हुई सलाह मशविरा के बाद दल बंट गया। शिव अपने बेटे और 3 अधिकारियों निर्जी रावजी, दत्ता त्र्यंबक और रघुमित्र, जो एक निम्न जाति के मराठा थे, ने हिंदू तपस्वियों की तरह राख मल्ली और मथुरा की ओर तेजी से चल पड़े। पुलिस को उसके भागने का पता चला। इस बीच आगरा में हीराजी पूरी रात और अगले दिन दोपहर तक बिस्तर पर ही लेटा रहा। सुबह झांकने वाले पहरेदारों को यह देखकर तसल्ली हुई कि सोए हुए व्यक्ति की कलाई में शिव का सोने का कंगन है और एक नौकर जमीन पर बैठकर मरीज के पैर मल रहा है। लगभग 3 बजे हीराजी चुपचाप नौकर के साथ घर से बाहर निकल गया और द्वार पर खड़े पहरेदारों को चेतावनी दी, कम शोर करो, शिवाजी बीमार हैं और उनका इलाज चल रहा है। धीरे धीरे पहरेदारों का शक गहरा गया। घर अजीब तरह से सुनसान लग रहा था। हमेशा की तरह शिव से मिलने आने वालों की भीड़ नहीं थी और घर में कोई आवाज या हलचल नहीं थी। वे उसके कमरे में गए और पाया कि चिड़िया उड़ गई थी। वे तुरंत अपने सरदार फुलाद खां के पास यह चौंकाने वाली खबर लेकर दौड़े, जिसने बादशाह को इसकी सूचना दी और शिव की लड़ाई को जादू टोना बताकर खुद को सभी दोषों से बचा लिया। राजा, उन्होंने कहा, अपने कमरे में थे। हम नियमित रूप से वहां जाते थे, लेकिन वह अचानक हमारी नजरों से ओझल हो गए। वह आकाश में उड़ गए या धरती में विलीन हो गए, यह पता नहीं है। नहीं यह कि उन्होंने कौन सा जादू किया है। और औरंगजेब ऐसी कहानी में फंसने वाला व्यक्ति नहीं था। तुरंत शोर मच गया और बरार और खानदेश होते हुए दक्कन जाने वाले रास्ते पर नजर रखने और स्थानीय अधिकारियों को भगोड़ों पर नजर रखने के लिए तेज संदेशवाहक और हवलदार भेजे गए। मराठा ब्राह्मण और शिवाजी के अन्य अनुयायियों को जहां कहीं भी मिले आगरा में या उसके आसपास गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन तब तक शिव अपने पीछा करने वालों से 24 घंटे आगे निकल चुके थे। राजधानी में की गई गहन जांच पड़ताल से धीरे धीरे भागने की रोमांटिक कहानी का विवरण सामने आया। राम सिंह पर संदेह स्वाभाविक रूप से हुआ, क्योंकि उसने कई बार आगरा में शिवा की उपस्थिति की जिम्मेदारी से बचने की कोशिश की थी और मराठा सरदार की सुरक्षित घर वापसी सुनिश्चित करना उसका हित था, जिसके लिए उसने और उसके पिता ने अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगा दी थी। पकड़े गए कुछ मराठा ब्राह्मणों ने संभवतः यातना के बिना स्वीकार किया कि उनके स्वामी राम सिंह की मिलीभगत से भाग गए थे। राजपूत राजकुमार को पहले दरबार में प्रवेश से प्रतिबंधित करके और फिर उसके पद और वेतन से वंचित करके दंडित किया गया। शिवाजी के भागने का मार्ग। शिवा ने अत्यंत चतुराई से अपने पीछा करने वालों को महाराष्ट्र जाने वाले मार्ग के ठीक विपरीत मार्ग पर चलकर उनकी भनक तक नहीं लगने दी। आगरा, मालवा और खानदेश या गुजरात से सीधे दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ने के बजाय उन्होंने पूर्व की ओर मथुरा, इलाहाबाद, बनारस, गया और पुरी की यात्रा की और फिर गोंडवाना और गोलकुंडा से होते हुए दक्षिण पश्चिम की ओर भारत का एक विशाल चक्कर लगाते हुए राजगढ़ लौट आए। मथुरा पहुंचने पर उन्होंने बालक शंभू को थकान से क्षीण पाया और आगे बढ़ने में असमर्थ पाया। 3 दक्कनी ब्राह्मण कृष्णजी, काशी और विसाजी, जो मोरो त्र्यंबक पेशवा के साले थे, इस पवित्र शहर में रह रहे थे। नीरजी उन्हें जानते थे और उन्होंने शिव के पलायन और उनकी वर्तमान दुर्दशा की कहानी उन्हें बताई।
उन्होंने इस अपील का उदारतापूर्वक उत्तर दिया अपने देश और आस्था की खातिर, और पकड़े जाने की स्थिति में शाही प्रतिशोध के सभी खतरों को झेलते हुए वे शंभूजी को तब तक अपने पास रखने के लिए सहमत हुए जब तक शिव घर पहुंचकर उनके लिए पत्र न लिख दें। उनके एक भाई कृष्ण जी ने तो भगोड़ों को बनारस तक ले जाने का बीड़ा भी उठाया। शिवाजी ने आसन्यासी के दंड के खोखले भाग में रत्न और स्वर्ण मुद्राएं भर दी थीं। उनके जूतों में कुछ और धन छिपा था, और एक बहुमूल्य हीरा और मोम से मढ़े हुए कई माणिक उनके सेवकों के कपड़ों में सिल दिए गए थे या उनके मुंह में रखे गए थे। मथुरा पहुंचने पर, जहां आगरा छोड़ने के 6 घंटे के भीतर पहुंच गए, उन्होंने अपनी दाढ़ी और मूछें मुंडवा लीं, राख मल्ली और सन्यासी का वेश धारण कर लिया। रात के अंधेरे में तेज तर्रार दक्कनी संदेशवाहकों के साथ यात्रा करते हुए, जो विभिन्न वेशभूषा और छद्म वेश धारण करने की कला में पारंगत थे, वह तेजी से राजधानी छोड़कर भाग निकले। उनके 40-50 सेवक उनके साथ थे, जो 3 दलों में बंटे हुए थे और 3 हिंदू संप्रदायों, बैरागी, गोसाई और उदासियों के भिक्षुओं के वेश में थे। शिवाजी के पलायन के दौरान के साहसिक कार्य। भगोड़े लगातार अपना वेश बदलते हुए, कभी धार्मिक भिक्षुओं का वेश धारण करते हुए, कभी छोटे व्यापारियों का वेश धारण करते हुए अपना रास्ता बनाते रहे और पकड़े जाने से बच निकले, क्योंकि किसी ने भी उनके भारत के पूर्वी प्रांतों में जाने की कल्पना नहीं की थी, जबकि उनका गंतव्य पश्चिम था। हालांकि वे बाल बाल बच निकले। एक शहर में उन्हें जौजदार अली कुली ने संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लिया, जिसे शिवाजी के पलायन की आधिकारिक सूचना मिलने से पहले ही अपने दरबारी प्रतिनिधि के एक पत्र से पता चल गया था। बंदियों की गहन जांच शुरू हुई, लेकिन आधी रात को शिवाजी फौजदार से निजी तौर पर मुलाकात की, साहसपूर्वक अपनी पहचान उजागर की और उसे अपनी मुक्ति की कीमत के रूप में 1 लाख रुपए मूल्य का एक हीरा और एक माणिक्य देने की पेशकश की। फौजदार ने अपने कर्तव्य की अपेक्षा रिश्वत को प्राथमिकता दी। इलाहाबाद में गंगा और यमुना के संगम पर स्नान करने के बाद शिवाजी बनारस के लिए रवाना हुए। यहां उन्होंने सुबह के धुंधलके में जल्दी जल्दी एक तीर्थयात्री के सभी अनुष्ठान पूरे किए और शहर से बाहर निकल गए। ठीक उसी समय आगरा से एक संदेशवाहक उनकी गिरफ्तारी की घोषणा लेकर आया और शोर शराबा शुरू हो गया। शिवा ने अत्यंत चतुराई से अपने पीछा करने वालों को महाराष्ट्र जाने वाले मार्ग के ठीक विपरीत मार्ग पर चलकर उनकी भनक तक नहीं लगने दी। आगरा, मालवा और खानदेश या गुजरात से सीधे दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ने के बजाय उन्होंने इस अपील का उदारतापूर्वक उत्तर दिया अपने देश और आस्था की खातिर, और पकड़े जाने की स्थिति में शाही प्रतिशोध के सभी खतरों को झेलते हुए वे शंभूजी को तब तक अपने पास रखने के लिए सहमत हुए जब तक शिव घर पहुंचकर उनके लिए पत्र न लिख दें। उनके एक भाई कृष्ण जी ने तो भगोड़ों को बनारस तक ले जाने का बीड़ा भी उठाया। शिवाजी ने आसन्यासी के दंड के खोखले भाग में रत्न और स्वर्ण मुद्राएं भर दी थीं। उनके जूतों में कुछ और धन छिपा था, और एक बहुमूल्य हीरा और मोम से मढ़े हुए कई माणिक उनके सेवकों के कपड़ों में सिल दिए गए थे या उनके मुंह में रखे गए थे। मथुरा पहुंचने पर, जहां आगरा छोड़ने के 6 घंटे के भीतर पहुंच गए, उन्होंने अपनी दाढ़ी और मूछें मुंडवा लीं, राख मल्ली और सन्यासी का वेश धारण कर लिया। रात के अंधेरे में तेज तर्रार दक्कनी संदेशवाहकों के साथ यात्रा करते हुए, जो विभिन्न वेशभूषा और छद्म वेश धारण करने की कला में पारंगत थे, वह तेजी से राजधानी छोड़कर भाग निकले। उनके 40-50 सेवक उनके साथ थे, जो 3 दलों में बंटे हुए थे और 3 हिंदू संप्रदायों, बैरागी, गोसाई और उदासियों के भिक्षुओं के वेश में थे। 10. शिवाजी के पलायन के दौरान के साहसिक कार्य। भगोड़े लगातार अपना वेश बदलते हुए, कभी धार्मिक भिक्षुओं का वेश धारण करते हुए, कभी छोटे व्यापारियों का वेश धारण करते हुए अपना रास्ता बनाते रहे और पकड़े जाने से बच निकले, क्योंकि किसी ने भी उनके भारत के पूर्वी प्रांतों में जाने की कल्पना नहीं की थी, जबकि उनका एक शहर में उन्हें बंदियों की गहन जांच शुरू हुई। लेकिन इलाहाबाद में गंगा और यमुना के संगम पर स्नान करने के बाद शिवाजी बनारस के लिए रवाना हुए। यहां उन्होंने सुबह के धुंधलके में जल्दी जल्दी एक तीर्थयात्री के सभी अनुष्ठान पूरे किए और शहर से बाहर निकल गए। ठीक उसी समय आगरा से एक संदेशवाहक उनकी गिरफ्तारी की घोषणा लेकर आया और शोर शराबा शुरू हो गया। अब अभी भी पूर्व की ओर बढ़ते हुए उन्होंने हिंदू गया के प्रसिद्ध मंदिर का दौरा किया और उनके 2 आदमी, जिन्हें उन्होंने पहले ही वहां भेज दिया था, उनके साथ हो लिए। फिर वे उड़ीसा के समुद्र तट पर पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर के लिए रवाना हुए। रोज पैदल लंबी दूरी तय करने के कारण उन्हें घुड़सवारी की इच्छा हुई। टट्टू खरीदते समय उनके पास पर्याप्त रुपए नहीं थे, इसलिए उन्होंने सोने के सिक्कों से भरा अपना थैला खोलकर घोड़े के व्यापारी को कुछ सिक्के दे दिए। शिवाजी के भागने की खबर पहले ही फैल चुकी थी और वह व्यक्ति चिल्लाया, तुम जरूर शिव होगे, क्योंकि तुम एक छोटे से टट्टू के लिए इतना पैसा दे रहे हो। इस पर शिवाजी ने उसे पूरा थैला चुप रहने के लिए दे दिया और वहां से भाग गए। पुरी में जगन्नाथ की पूजा करने के बाद वे पश्चिम की ओर मुड़े और गोंडवाना, हैदराबाद और बीजापुर क्षेत्रों से होते हुए घर लौट आए। इस यात्रा के दौरान हुई एक घटना के बारे में हमारे पास एक विशिष्ट किस्सा है।
कहानी इस प्रकार है कि एक शाम उन ढोंगी सन्यासियों ने गोदावरी के किनारे एक गांव में एक किसान के घर में शरण ली। मेजबान की बूढ़ी मां ने साधुओं से उनके सामने रखे गए घटिया भोजन के लिए माफी मांगी और कहा कि डाकू शिवाजी के सैनिकों ने हाल ही में गांवों को लूटा है। उसने उन्हें और गुरु को जी भरकर कोसा। शिवाजी ने किसानों और गांव के नाम ध्यान से लिखे और घर लौटते समय अपने मेजबान के परिवार को बुलाया और उन्हें उनकी खोई हुई चीजों से भी ज्यादा दिया। एक पुरानी परंपरा शिवाजी के घर वापसी के दृश्य का एक मनमोहक चित्र प्रस्तुत करती है। वह रायगढ़ के द्वार पर गए जहां उनकी मां रहती थीं और जीजाबाई के सामने प्रवेश का अनुरोध किया। पहरेदारों ने उन्हें बताया कि कुछ अजनबी बैरागी या धार्मिक साधक किले के द्वार पर हैं और उनसे मिलने का अनुरोध किया। वह चाहती थी कि उन्हें प्रवेश दिया जाए। जब वे उनके सामने आए तो निर्जी पंत ने बैरागियों की तरह उन्हें आशीर्वाद दिया, लेकिन शिव उनकी ओर बढ़े और उनके चरणों में गिर पड़े। वह उन्हें पहचान नहीं पाई और आश्चर्यचकित थीं कि एक बैरागी उनके चरणों पर अपना सिर रख सकता है। शिवाजी ने तब अपना सिर जीजाबाई की गोद में रख दिया और अपनी टोपी उतार दी। उन्होंने तुरंत उनके सिर पर एक निशान देखकर पहचान लिया कि वह उनका पुत्र है और उन्हें गले लगा लिया। राजगढ़ लौटने पर दिसंबर 1666 के अंत में उनके परिवार, अधिकारियों और प्रजा में व्यापक खुशियां मनाई गईं। यह एक राष्ट्रीय मुक्ति थी, जितनी दैवीय जितनी रोमांटिक। उसने शंभूजी की मृत्यु की झूठी खबर फैला दी और उनके लिए शोक भी मनाया। फिर जब रास्ते में मुगल अफसरों का संदेह इस तरह शांत हो गया और कुछ महीने बीत गए तो उसने उनके लिए मथुरा को पत्र लिखा और तीनों भाई अपने पूरे परिवार के साथ महाराष्ट्र चले गए और शंभूजी को एक ब्राह्मण सेवक का वेश धारण करके अपने साथ ले गए। रास्ते में एक चौकी पर मुगल अधिकारी को संदेह हुआ कि शंभूजी उनके परिवार या जाति के नहीं हैं, लेकिन उनके ब्राह्मण रक्षकों ने अपनी रिश्तेदारी साबित करने के लिए उनके साथ भोजन किया और खतरा टल गया। शिव ने तीनों वफादारों कृष्ण जी, काशीराव और विसाजी को शाही इनाम दिया। उन्हें विश्वासराव, भगवान की वफादारी की उपाधि और 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दी और उन पर 10,000 हट का वार्षिक राजस्व तय किया। उनके अपने भागने के समर्पित साथियों को भी इसी तरह पुरस्कृत किया गया। शिवाजी के कैद से भागने का औरंगजेब को आजीवन अफसोस रहा। जैसा कि सम्राट ने अपनी अंतिम वसीयत में लिखा था, किसी भी सरकार का सबसे बड़ा स्तंभ राज्य में होने वाली हर घटना की जानकारी रखना है, जबकि 1 मिनट की भी लापरवाही कई वर्षों तक शर्मिंदगी का कारण बनती है। शिवाजी के बारे में जयसिंह की चिंताएं और योजनाएं। अब हम शिवाजी की दक्कन से अनुपस्थिति के दौरान जयसिंह की चिंताओं, योजनाओं और उपायों पर विचार करेंगे। शिवा की 3 महीने की कैद के दौरान सम्राट और कुमार राम सिंह के साथ उनके पत्राचार का विवरण पहले दिया जा चुका है। शिवा के आगरा से पलायन 19 अगस्त के बाद उनकी स्थिति और भी बदतर हो गई थी। बीजापुर पर आक्रमण की विफलता के कारण सम्राट की नजरों में उनकी बदनामी हुई थी और अब उनके पुत्र राम सिंह पर शिव के पलायन में सांठगांठ का खुला संदेह था। जैसा कि वह कड़वाहट से लिखते हैं, शिव को दरबार में भेजने के लिए मैंने जो भी योजनाएं और उपाय किए थे वे सब विफल हो गए हैं और मुझे असीम विकर्षण का सामना करना पड़ा है। लेकिन भाग्य और मनुष्य के माथे पर जो लिखा है उसके विरुद्ध कोई उपाय नहीं है। मुझे कुछ दरबारी एजेंटों के पत्रों से पता चला है कि राम सिंह को उसके पद, मनसब और जागीर से बर्खास्त करने का प्रस्ताव है, क्योंकि शिव के ब्राह्मण अनुयायियों ने स्वार्थी लोगों दरबार में मेरे शत्रुओं के उकसावे पर यह आरोप लगाया है कि शिव का पलायन राम सिंह की सलाह के कारण हुआ था और राम सिंह द्वारा उस पर कड़ी नजर रखने की चूक का परिणाम था। ईश्वर उस व्यक्ति को मृत्यु दे जो अपने हृदय में ऐसी विश्वासघाती हरकत का विचार ही रखता है। शिव के आदमियों की बातों पर मेरे विरुद्ध विश्वास क्यों किया जाए जब मैंने उसे ऐसी विपत्ति में डाल दिया था। शिवाजी की दक्कन में प्रत्याशित वापसी ने जय सिंह के भय को और बढ़ा दिया। जैसा कि उन्होंने 5 नवंबर 1666 को लिखा था, मेरे लिए समय बुरा है, मेरी चिंताएं निरंतर बनी हुई हैं। झूठे बीजापुरवासी भ्रामक वार्ताओं द्वारा समय नष्ट कर रहे हैं। भगोड़े शिवा का कोई पता या समाचार नहीं है। मेरे दिन व्याकुलता और चिंता में बीत रहे हैं। मैंने शिवा की खबर लेने के लिए विभिन्न वेशों में अपने विश्वसनीय जासूस भेजे हैं। लगभग इसी समय आगरा जाते समय शिवा द्वारा दक्कन में छोड़े गए अधिकारी अशुभ गतिविधियां प्रदर्शित करने लगे। रायगढ़ के मुगल किलेदार सैयद मसूद ने जयसिंह के वेतनपाल को पत्र लिखकर किले में रसद आदि की कमी और रायगढ़ के आसपास कुछ लोगों द्वारा सीसा, बारूद, रॉकेट और पैदल सेना एकत्र करने की शिकायत की, जिन्होंने खुद को शिवा का अनुयायी बताया और यह दिखावा किया कि वे बीजापुर क्षेत्र पर आक्रमण करने का इरादा रखते हैं। इस भयावह समाचार पर जयसिंह ने एहतियात के तौर पर किले में रसद की व्यवस्था करने और स्थायी किलेदार उद्यभान के आने तक किले को मजबूती से घेरे रखने का आदेश दिया। सुखमन चौहान के नेतृत्व में 500 पैदल सैनिकों की अतिरिक्त टुकड़ियां भी आवश्यक होने पर किले में भेजने का आदेश दिया गया। अंततः दिसंबर 1666 में शिवा के राजगढ़ पहुंचने की निश्चित खबर मिली। जैसा कि जयसिंह के सचिव ने लिखा, विश्वसनीय जासूस अब खबर लाए हैं कि शिव स्वयं आ चुके हैं, लेकिन अपने बेटे के बारे में बहुत चिंतित हैं, जो उनके साथ नहीं लौटा है। वह शाही सरकार के अधीन होने का दृढ़ निश्चय करते हैं, लेकिन कौन जाने उनके दिल में क्या है।
पिछले कुछ समय से फलटन के जमींदार और राक्षसी शिव के दामाद बजाजी के पुत्र महादजी निम्बालकर ऊना और अन्य जगहों पर अशांति फैला रहे हैं। मेरे स्वामी यानी जयसिंह ने उस क्षेत्र के जागीरदारों जैसे तानाजी या बाबाजी भोसला और अन्य को सूपा, हलाल खान को इंदापुर, गालिब खान को चमरगुंडा, हसन खान, अब्दुल रसूल और अन्य दक्कनी को भी उस तरफ और त्रिम्बकजी भोसला और अन्य को रायसीन में नियुक्त किया है। इससे पहले कि अन्य लोग अपनी चौकियों पर पहुंच पाते, तानाजी भोसला अपनी जागीर में चले गए और मौका पाकर हमला कर दिया। महादजी ने उसके कई अनुयायियों को नरक में भेज दिया। उसका झंडा, तोरा, 150 घोड़े, तीर आदि छीन लिए और लौटकर मन की शांति से रहने लगे। चूंकि दक्कनियों को झंडे और तोराह की कुछ अज्ञात जरूरत थी, महादजी ने समर्पण और विनम्रता का मार्ग अपनाया, लेकिन तानाजी ने उन्हें वापस करने से इनकार कर दिया। आखिरकार 4 दिन बाद उस दुष्ट को बीजापुरियों से मदद मिली और उसने तानाजी पर अचानक हमला कर दिया। वह वफादार और योद्धा अधिकारी पैदल ही बहादुरी से लड़ा, जब तक कि वह सम्राट की सेवा में शहीद नहीं हो गया और अनाजी या दाताजी देशमुख पंढरपुर चले गए। ऐसा कहा जाता है कि महादजी भी घायल हो गए थे। जयसिंह पहले वहां स्वयं कूच करना चाहते थे और आपदा से उबरना चाहते थे, लेकिन उन्हें यह विचार त्यागने के लिए मना लिया गया ताकि बीजापुरियों को उनकी अनुपस्थिति का फायदा न उठाना पड़े। इसलिए उन्होंने अब्दुल हमीद को 5000 सैनिकों के साथ उस क्षेत्र में भेजने का फैसला किया। फिर प्रधानमंत्री जाफर खान को लिखे एक पत्र में हमें जय सिंह का यह आश्चर्यजनक प्रस्ताव मिलता है कि वह अपनी बेटी और जय सिंह के बेटे के बीच विवाह के झूठे प्रस्ताव से शिवा को फंसाए और राजपूत सेनापति के शिविर की यात्रा के दौरान उसकी हत्या करवा दे। मैंने बीजापुर, गोलकुंडा और शिवा के विरुद्ध हर संभव तरीके से प्रयास करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है और न ही भविष्य में ऐसा करूंगा। मैं इस तरह से मामलों को व्यवस्थित करने की कोशिश कर रहा हूं कि दुष्ट शिवा एक बार मुझसे मिलने आए और अपनी यात्रा के दौरान या वापसी में हमारे चतुर लोगों को उस बदकिस्मत व्यक्ति को उस स्थान पर उसके असुरक्षित क्षण में निपटाने का अनुकूल अवसर मिल सके। दरबार का यह दास सम्राट के मामलों को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ तक जाने को तैयार है, अन्य लोगों द्वारा प्रशंसा या निंदा की परवाह किए बिना, कि यदि सम्राट इसे मंजूरी दे देते हैं तो मैं उनके परिवार के साथ विवाह का प्रस्ताव रखूंगा और अपने बेटे का विवाह उनकी बेटी के साथ तय करूंगा। हालांकि शिवा की वंशावली और जाति वे बेहद नीच हैं और मेरे जैसे लोग उसके हाथ का छुआ खाना नहीं खाते। उसके साथ वैवाहिक संबंध बनाने की तो बात ही छोड़िए, और अगर इस नीच की बेटी पकड़ी गई तो मैं उसे अपने हरम में रखने की हिम्मत नहीं करूंगा। चूंकि वह नीच है, वह इस प्रलोभन को बड़ी आसानी से निगल जाएगा और मोहित हो जाएगा। लेकिन इस घोषणा को गुप्त रखने में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। मुझे तुरंत जवाब भेजिए ताकि मैं उसके अनुसार कार्रवाई कर सकूं। यह पत्र 17वीं सदी की राजनीतिक नैतिकता पर एक भयावह प्रकाश डालता है। जब लोग तर्क देते हैं कि अफजल खान का शिवाजी से मुलाकात के दौरान छुरा घोंपने का इरादा नहीं हो सकता था, तो उन्हें याद रखना चाहिए कि पाखंडी जयसिंह अपने परिवार के सम्मान को कम करके और एक हिंदू भाई शिवाजी के लिए एक घातक जाल बिछाकर अपनी वफादारी साबित करने के लिए तैयार था।